कई बार अक्सर आपको देखने को मिलता है कि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो बड़ी खूबसूरत वादियों की बात करते हैं, पर पिछले कुछ सालों में इन खूबसूरत वादियों को लोग एक अलग नाम से भी जानने लगे हैं, आपदा प्रदेश के नाम से। आपदा प्रदेश के नाम से अगर जानते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी हम ही लोग हैं कि हमने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, कदम ही नहीं उठाते हैं। आज भी अगर हम बात करें, हालांकि समाचार चैनलों में आपने ये खबर देखी होगी, कल के अखबार में भी आपको ये देखने को मिलेगी, पिथौरागढ़ का जो आज का हादसा हुआ है बादल फटने से, जिसमें उत्तराखंड तो है ही, साथ में पड़ोसी देश नेपाल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 5 मौतों का आंकड़ा अभी तक वहाँ से आधिकारिक तौर पर सामने आया है। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ में धारचूला में जहाँ बादल फटा, वहाँ पर एक मकान की तस्वीर सामने आई है जो पानी के तेज बहाव में गिरा है। इसके अलावा तकरीबन 50 घर ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। भारी नुकसान देखने को मिला, पर क्या हम और आप इससे सीख ले पाए हैं या ले पाएंगे आगे भविष्य में? लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश बढ़ती चली जा रही है, मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम जैसे जैसे लगातार बदल रहा है वैसे वैसे बारिश ने भी मानो अपना साइकिल चेंज कर दिया है। आमतौर पर इस दौरान बारिश नहीं हुआ करती है, और कम से कम इतनी ख़तरनाक बारिश नहीं हुआ करती है कि लोगों को इतना बड़ा नुकसान दे जाए। पिछले काफ़ी सालों से मैं एक देश के बड़े चैनल के साथ मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ। मैंने कई आपदाओं को कवर किया है। बड़ा तकलीफ़ भी होती है, बड़ा दुख भी होता है कि जब देवभूमि को लोग आपदा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं या आपदा प्रदेश का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन कायदे में अगर देखा जाए तो इसके दोषी तो हम खुद ही हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश होते हैं। कई बार अलग अलग सरकारें भी कई बार ये आदेश जारी करती हैं कि नदी से 500 मीटर के दायरे में घर ना बनाएं, लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं हैं। और यही कारण है कि बरसात में, तेज़ बरसात में मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, और कई लोगों को ऐसे में काल के गाल में समाने पर मजबूर होना पड़ता है। एक आपदा के दौरान, घाट की आपदा का जिक्र अगर मैं करूं, मैं और मेरे साथी प्रवेश राणा घाट की एक आपदा कवर करने गए थे। वहाँ मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की किताबें, चम्मच, प्लेट, ये सब पड़े हुए थे वहाँ पर। मैं खुद उस टूटे हुए घर में मौजूद था। कभी कल बहती नदी हुआ करती थी वो, लेकिन उस नदी ने उस समय इतना रौद्र रूप धारण किया हुआ था कि मैं खुद उस नदी का रूप देखकर डर गया। मैंने अपने साथी से बात भी की। मैंने अपने साथी से कहा कि इस घर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे साथी ने मुझे मना किया कि नहीं, आप इस घर में ना जाएं, क्योंकि ये घर पहले से ही बुरे हालात में है और कभी भी ये नदी में समा सकता है। लेकिन एक होता है ना कि जज्बा, कि जब आप मैदान में होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपको सही बातें और सही वास्तु स्थिति से अपने दर्शकों को रूबरू करवाना होता है। और यही कारण था कि मेरे साथी, मेरे कैमरा पर्सन प्रवेश राणा, वो सड़क के किनारे खड़े रहे और मैं नीचे उस घर में घुसा। उस दौरान मुझे डर बहुत लगा था कि कहीं ये घर टूट ना जाए, और अगर ये घर टूटता है तो किसी भी हाल में मेरा बचना मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं घर के उस दरवाजे, टूटे हुए दरवाज़ों के बीच में से जब मैं घुसना शुरू कर रहा था तो बहुत डर लग रहा था उस समय मुझे, सही मायने में अगर मैं आपसे कहूँ। और जिस बुनियाद पे मैं खड़ा हुआ था, वहाँ से मैं कैमरे के सामने था, और कैमरे के सामने मैं उस आपदा के बारे में बता रहा था कि कैसे कैसे आपदा आई होगी। उस दौरान तकरीबन 6-7 घर, रात के करीबन 3, साढ़े 3 बजे का समय रहा होगा जब बादल फटा और वो घर तबाह हो गए पूरे, 6-7 दुकानें भी तबाह हो गई। तो मेरा ध्यान कुछ चीज़ों पर पड़ा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कुछ किताबें थी बच्चों की, स्कूल के बैग थे, और चम्मचें थीं, प्लेटें थीं। तो मैं मन में सोचा करता था, बात तक भी सोचता रहा कि कभी इस घर में कितनी चहल पहल हुआ करती होगी। बच्चे यहाँ अपना स्कूल बैग रखते होंगे, यहाँ पढ़ते होंगे, क्योंकि वो जो सिनेरियो था वो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने था। वो बिल्कुल ऐसा जैसे चलचित्र होता है, फिल्में हम देखते हैं, फिल्मों में सब कुछ सामने होता है, वैसा ही लगभग सब कुछ मेरी आंखों के सामने था।
तो मैंने वो हादसा अपनी आंखों के सामने से देखा, और जिस दौरान मेरे साथी ने मुझे बुलाया कि सर अब बहुत देर हो गई है और पानी लगातार टक्कर मार रहा है, आपको ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि कॉर्डलेस माइक से हम लोग एक दूसरे की, मेरी बात तो वहाँ जा रही थी लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा था क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया और मैं किसी तरीके से वहाँ से बाहर आया, और जैसे ही मैं बाहर आया तो लगभग 5 मिनट के बाद वो घर भी तबाह हो गया। तो मुझे एहसास हुआ इस बात का कि हम मौत के कितने करीब थे। फिर अचानक ये भी एहसास होता है कि मैं एक छोटी सी कवरेज करने के दौरान वहाँ गया था और कुछ समय वहाँ रहा, और जिसे कहते हैं ना रूह कांप जाना, उस आवाज़ को सुनकर मेरी रूह ही कांप रही थी जब पानी की टक्कर धीरे धीरे उस घर पर पड़ रही थी। और जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद वो घर भर भरा कर न केवल पानी में बह गया बल्कि उसका निशान मिट गया पूरा। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक मैं वहाँ ऐसे ही बैठा रहा। मुझे लगा था कि मैं शायद मौत के दरवाजे से वापस लौट कर आया हूँ। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते मैं आज सुबह जब मुझे जानकारी मिली कि पिथौरागढ़ के धारचूला में एक हादसा हुआ है, जिसमें मैंने अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर को देखा, एक विजुअल जिसे हम टीवी पे चलता हुआ विजुअल कहते हैं, हमने जब देखा उसको कि एक घर पूरा का पूरा पानी में समा गया, पूरा नदी में समा गया, और मुझे लगता है शायद 3 से 4 सेकंड का वक्त लगा होगा। फिर मैंने सोचा कि इस घर को बनाने में कितना वक्त लगा होगा, क्योंकि 3 से 4 सेकंड में एक घर भर भरा कर पूरा नदी में गिर गया, और 3 मंजिला 4 मंजिला का शायद वो घर रहा होगा। उसे बनाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा ज़रूर होगा। जिसे कहते हैं मेहनत की कमाई से किसी ने अपना घर बनाया होगा। उसकी मेहनत, वो सिर्फ घर नहीं गिरा, वो पानी के आवेग में आकर उसकी पूरे जीवन भर की मेहनत की जो कमाई थी, वो मेहनत की कमाई गिर गई। जिस घर को वो अपना आशियाना बनाया हुआ था, उसके बच्चे वहाँ रहा करते थे, अब वो शायद उस घर में रह नहीं पाएंगे क्योंकि उस घर का नामो निशान मिट चुका है। पर क्या वाकई घर बनाने वाला नदी के किनारे दोषी था? ये सवाल है एक, और इस सवाल का जवाब अगर मैं खोजूं, जितना मुझे समझ में आता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं समझता अपने आप को, लेकिन जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि सिर्फ वो व्यक्ति उसका दोषी नहीं था कि उसका घर गिर गया और तकरीबन उसके अलावा 40 से 50 घर पूरा जलमग्न हो गए, या सिर्फ वो आपदा ही दोषी नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, पर कम से कम हम अपनी जान बचा सकते हैं। अपना जो पूरे जीवन भर की जो पूंजी है उसको बचाया जा सकता है कि हम उन किनारों से दूर रहें जहाँ पर नदी अपना आवेग कभी भी बदल सकती है, कभी भी एक तेज आवेग में आ सकती है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। पर इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रशासन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रशासन, सिर्फ वो घर वाले इस आपदा के जिम्मेदार नहीं थे जो उनका आशियाना बह गया या उनके पूरे जीवन भर की कमाई बह गई। वो प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना घर बनाने वाले थे। किसी भी घर को रातों रात खड़ा नहीं किया जाता, उसको वक्त लगता है। जिस दौरान वो घर बन रहा था तब प्रशासन की नज़र वहाँ क्यों नहीं पड़ी? ऐसा तो था नहीं कि वो किसी जंगल में बन रहा था और प्रशासन के लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। शहर के बीचों बीच, कस्बे के बीचों बीच जब कोई चीज़ तैयार होती है तो सबकी नज़र में होती है। तो अगर वो तभी रोक दिया जाता तो शायद एक व्यक्ति की जमा पूंजी बच जाती और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोने से बचने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर वो नदी के किनारे रहते ही नहीं तो उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं। अब ऐसे में देखिए, इतनी सरकारें आई। सन 2000 में इस प्रदेश का गठन हुआ था। सन 2000 के बाद से लेकर अब तक 22 सालों में, मतलब युवा उत्तराखंड हो चुका है अभी तक, और इस युवा उत्तराखंड के दौरान काफ़ी बदलाव देखने को मिले। कई सरकारें आईं, कई सरकारें चली गईं, पर सही मायने में क्या किसी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि नदी के किनारे से किसी तरह से ऊपर हटाया जाए? ये मुश्किल नहीं है। टिहरी का एग्जाम्पल हमारे सबके सामने है। जिस दौरान टिहरी डैम में कई गांव डूब रहे थे, तो उसी दौरान एक शहर को नई टिहरी के नाम से बसाया गया।
वो ज़्यादा दूर नहीं था, उसके थोड़ा सा ही करीब एक नई टिहरी शहर के नाम से उसको बसाया गया। मकसद सिर्फ एक ही था कि लोगों की जान बच सके और लोगों का आशियाने भी उनको मिल सके। अगर यही चीज़ प्रशासन, शासन, सरकार अगर मजबूत कदम लेकर अगर ये शुरुआत करती, या अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वक्त बदला नहीं है, अभी भी अगर सरकार इस ओर कदम बढ़ा दे तो मुझे लगता है शायद आने वाले वक्त में जो चला गया उसको हम रोक नहीं सकते। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई सरकार कर सकती है, उनके इमोशंस को तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन उस नुकसान की भरपाई ज़रूर की जा सकती है। पर आने वाले वक्त में इन आपदाओं से, क्योंकि आपदाएं तो लगातार आती ही रहेंगी, बादल फटते ही रहेंगे, तेज़ बारिश होती ही रहेगी, क्योंकि ये मौसम का चक्र है और मौसम का जो चक्र है वो अब बदलेगा नहीं। धीरे धीरे जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, लगातार अलग अलग हमारे देश के, भारत देश के साइंटिस्ट भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। जिस दौरान बारिश नहीं होती थी उस दौरान तेज़ बारिश होने लगी है। बादलों के फटने की संख्या ज़्यादा, बादल फटना ऐसा नहीं कि बादल फटना एक आम घटना है, तेज़ गति से एक जगह बारिश हो जाना बादल फटने की घटना मानी जाती है और वो अपने साथ पूरा सैलाब लेकर आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। ऐसे में अब सरकार को सही मायने में एक कदम उठाने की ज़रूरत है, गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत है कि जो लोग नदी के किनारे हैं उनको अब दूसरी जगह बसाने की ज़रूरत है और प्रशासन के तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है कि नदी किनारे अब जो आशियाने बन रहे हैं उनको रोका जा सके। अगर नहीं रोकेंगे तो मुश्किल हालात बढ़ते ही चले जाएंगे और इस बार इन हालात के बढ़ने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार होगी। पहाड़ के लोगों की हम जब बात करते हैं बड़े भोले भाले लोग होते हैं और यही कारण है कि दुनिया से लोग खिंचे चले जाते हैं यहाँ पर। उन मासूम लोगों की एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपदा में मौत नहीं होती, इसको एक तरीके से हत्या मान सकते हैं हम। हत्या ही तो है ये। अगर उसी समय रोक दिया जाए तो शायद उनकी जान बच सके। इतनी आपदाएं लगातार आती हैं, आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग लगातार कवरेज करते हैं इन आपदाओं को। कवरेज करने के दौरान जो दर्द होता है, देखिए दूर से जब खबर देखते हैं लोग, टीवी पे, अखबारों में देखते हैं, तो शायद उनको उस दर्द का एहसास उतना ना होता हो, लेकिन जब हम करीब जाते हैं और लोगों के चेहरे देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू देखते हैं, अपनों की लाशों को अपनी गोद में लिए वो देखते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज़ भी नहीं मिल पाती हैं, लापता हो जाते हैं। ये दर्द वही जानते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम समझ पाते हैं जब हम ग्राउंड पर जाते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है और इन भोले भाले लोगों को बचाने की ज़रूरत है। ये भोले भाले लोग हैं, आप ही के प्रदेश के लोग हैं, हमारे ही प्रदेश के लोग हैं। क्यों ना एक कदम इनकी तरफ बढ़ाया जाए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मैं बस आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुद्दे ना बने, इनको अगर हम सही तरीके से अगर अंजाम तक पहुँचाएँ तो वाकई हम लोगों की जान बचा सकते हैं, और जान बचाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा कुछ अपनी ही एक कहानी के साथ, जो मैंने खुद जी हो, जो मैंने खुद महसूस की हो। नमस्कार।